जय हिंद साथियों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 2.0 दोस्तों, हिंदी भाषा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 80 नंबर के लिए। साथियों, अभी तक हम लोगों ने अब यहाँ पे 5 चैप्टर जो है किया है, 5वें का कुछ पार्ट बचा हुआ है। देखिए, हमने दोस्तों आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, चारों पार्ट इसको ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं छायावाद से। छायावाद, देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे सही उत्तर मुकुटधर पांडे। कौन हो जाएगा? मुकुटधर पांडे ने क्या किया दोस्तों? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे ने। प्रवर्तक कौन है छायावाद का? जयशंकर प्रसाद। देखिए दोस्तों, 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न करेंगे अब। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, क्या नाम है रचना का? झरना। झरना, ठीक है दोस्तों, छायावाद की पहली रचना है झरना। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। ठीक है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 सही है। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भाववेश, मूर्ति विधान। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है 2015 में दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा में। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद। ठीक है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावाद की विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना। ठीक है, अभिव्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति बताना है। तो छायावाद। ठीक है, सबसे पहले है आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तीसरा आपका छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? दोस्तों खड़ी बोली है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। कामायनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय मनु और श्रद्धा को आधार मानकर रचित मानवता की विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? देखिए इसका उत्तर आपके सामने है, शांति प्रिय द्विवेदी ने कृत। देखिए कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और शांति प्रिय द्विवेदी ने
कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा हृदय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वही चीज है। ठीक है, हृदय यहाँ भी हो जाएगा, श्रद्धा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। ठीक है दोस्तों, 1913 में इसकी रचना की गई थी ब्रजभाषा में, उसके बाद इसको खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, 15 आंसू। आंसू क्या है बताना। आंसू है एक, इसमें से तो कोई नहीं, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। आंसू एक विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिंभ कुंभ की मदिरा और निश्वास मलय के झोंके का। दोस्तों आंसू क्या है? एक विरह काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। देखिए, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया है। बी झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये रचनाएं किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। चलिए आगे देखते हैं साथियों। एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम पढ़ने के लिए, देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है ऑप्शन भी आप देखिए, तब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं किसी न किसी लेखक कवि की कृतियां हैं। देखिए पहला वाला देखिए, निर्जा, संध्या, गीत, स्मृति की रेखा, पथ के साथी। ये दोस्तों कृतियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। पहला वाला ए वाला आपको पता है, दूसरा जयशंकर प्रसाद का है। तीसरा देखिए, परिमल गीतिका, प्रबंध पद, तुलसीदास। ये सारी रचनाएं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, अब देखिए डी ऑप्शन जो दिया है, पल्लव गुंजन युगवाणी ग्राम्या, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन में जितनी भी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा, बी में जितनी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, सी में जितनी रचनाएं हैं आपका हो जाएगा सूर्यकांत निर्माली त्रिपाठी निराला, डी में आपका हो जाएगा ऑप्शन सारे का सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब आइए दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, चारु दत्त लेख। ठीक है, इसके रचनाकार कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये चारु दत्त भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णवा अनामदास का पोथा कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार और वितर्क, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली। ये सब किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा, दीप शिखा। दीप शिखा दोस्तों ये महादेवी वर्मा की कृति है। ठीक है, और आपका जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप देख सकते हैं। देखिए
कानन कुसुम वन मिलन, प्रेम आश्रय प्रेम प्रतीक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर। आपने पढ़ी होगी कक्षा 3-4 में दोस्तों स्टोरी। बच्चा मेला जाता है, माँ के लिए खाना बनाने में जो तावा और वो कुछ सामान लाता है, ठीक है। अधूरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप। ये सभी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? जयशंकर प्रसाद की। चलिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए कौन कौन सी नहीं है यामा है, दीपशिखा है, नीरजा। ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और ये आंगन के पार जो द्वार, ये रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, ठीक है। बाकी तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 20। चलिए, निहार की रचना किसने की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, ऑप्शन सी है निहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए सप्तपर्णा किसकी कृति है? इसका उत्तर भी हो जाएगा महादेवी वर्मा। अब बताना है दोस्तों कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो जायसी नहीं है। यहाँ से कई चीज़ें क्लियर। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों क्या हैं? छायावादी कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है। और आपके जायसी जो हैं नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। देखिए दोस्तों 24 दिया है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीता की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? सी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा, ठीक है दोस्तों। इनके गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियां स्वर मुखरित हुए हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आ जाइए सब लोग। देखिए साथियों, केवल सूझ मगध सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद किसने विरोध किया था? छायावाद का किसने विरोध किया था? इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह किसका कथन है? मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा द्वारा कहा गया कथन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा 28। देखिए दोस्तों, तेरी वैभव देखूं या जीवन क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? इसका ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, कृत्तिवास रामायण, ठीक है साथियों, कृत्तिवास रामायण। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा,
कृत्तिवास रामायण है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवास रामायण रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 में। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है दोस्तों ग्रामीण परिवेश से। किससे? ग्रामीण परिवेश से। क्वेश्चन अगला है 34 नंबर, लोकयतन के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकयतन के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा डी देखिए साथियों, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, लोक आयतन भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। ठीक है, चलिए 36 पे आ जाइए। 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? पहली कविता बताना है, परिवर्तन किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्लव आपका सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? सी ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, इनमें से कौन सा कवि अपने शासनकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन बी है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि बताना है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 41 पे आएंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी देखिए, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है। पंत किस युग के हैं? छायावाद के। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी याद रखिएगा, तीनों पॉइंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है हमारा, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो अभी हमने देखा सुमित्रा नंदन पंत को। अब देखिए डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो पल्लव नहीं है। ठीक है, बाकी साकेत, कामायनी और प्रिप्रवास ये क्या है दोस्तों? आपका महाकाव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 44 में, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? बी ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45। देखिए दोस्तों, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 47 है दोस्तों, परिमल किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आए हुए प्रश्न हैं साथियों ये सब। अगला देखिए हमारा प्रश्न है 48, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए
गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में। कहाँ हुआ है? बंगाल में। 50 साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला का। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ था। ठीक है, देखिए लिखा है प्रबल विरोध। तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा वरन कवि के रूप में उनका प्रबल विरोध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 51। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? देखिए, प्रतिपल परिवर्तन व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। ए ऑप्शन यहाँ पे राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां उद्धृत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 52। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी नहीं है? भिक्षुक। बाकी देखिए, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये सब निराला की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 53। निराला की बादल राग कविता का संबंध बताना है। तो डी हो जाएगा, प्रकृति के सौंदर्य से बादल राग का संबंध है। ठीक है, बादल राग अभी भी हमने पढ़ा, निराला की क्या है? कृति है। आइए 55। धिक जीवन जो पाया ही आया है विरोध। देखिए फिर से पढ़ूंगा दोस्तों। धिक जीवन जो पाया ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन की सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरी पंक्ति आपको पढ़ना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? ए ऑप्शन हो जाएगा निराला। निराला की जूही की कली का उदाहरण बताना है दोस्तों। सी हो जाएगा, मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है, 58। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? निराला। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निराला की अंतिम कविता बताना है। डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, निराला की अंतिम कविता है ये। क्वेश्चन 60 है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? डी देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता। कैसी कविता है निराला की? व्यंग्यपरक कविता है। कब इस कविता की रचना की गई दोस्तों? 1941 में। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। बासठ। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला देखिए प्रश्न दोस्तों, चलिए देखिए, एक सेकेंड दोस्तों, फोन आ रहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है?
राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे प्रश्न देखना है दोस्तों। ये हमारा छायावाद फिनिश्ड होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए प्रगतिवाद भी फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद प्रयोगवाद होगा। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। चलिए आगे देखिए, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि कैसी है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, कैसी है? वर्ग चेतना प्रधान। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा के आधार पर है? प्रगतिवाद दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? प्रगतिवाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों, डैश प्रगतिवाद का आधार है। क्या है? डैश प्रगतिवाद का आधार है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था है। याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी हमने देख लिया, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद इसका भी उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए साथियों, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों देखिए, प्रगतिशील लेखक की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? सी ऑप्शन देखिए, मुल्कराज आनंद व शहजाद जहीर। अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, डी आपका सही है, मतलब तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रकृति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, ये तीनों पॉइंट प्रगतिवाद के जन्म में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? बी ऑप्शन, रूपवाद, ये अमान्य है। ठीक है, यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, ये सब प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे, 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो नहीं है जो, देखिए प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। ठीक है, आज यही चल रहा है हमारे देश की पॉलिटिक्स में, व्यक्तिवाद, एक ही व्यक्ति को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म और ईश्वर के नाम पर लोगों को भ्रमित करके। चलिए धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अब देखिए दोस्तों, और ऑप्शन जो दिए इसको पढ़ना जरूरी। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। ये भी और ये भी, ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा 14, वैद्यनाथ मिश्रा किसका वास्तविक नाम था? ए हो जाएगा नागा अर्जुन, वैद्यनाथ मिश्रा नागा अर्जुन का नाम था। ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे नागा अर्जुन, वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है, ये बिहार में इनका जन्म हुआ था 1911 में, दरभंगा में इनका निधन हुआ था। ठीक है,
नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक, 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। ठीक है, देखिए मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। ठीक है, नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए आगे, नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों के कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, देखिए भस्माकुर, अन्न देखिए बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी, पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। देखिए अगला प्रश्न, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी दोस्तों, क्या है? प्रगतिवादी। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन। ठीक है, कबीर के बाद। अगला प्रश्न है 18, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए देखिए, प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन देखिए बी पढ़ेंगे, काम का है हमारे। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद का मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। क्वेश्चन 19, प्रगतिवादी समीक्षक है। बी ऑप्शन, रामविलास वर्मा। ठीक है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो नहीं कौन सी दोस्तों? आग का झरना और युगधारा दोनों नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रगों में आप। ए वाला देखिए, प्रगतिवादी कविता से ये कम पंक्तियां लिया गया है। किसकी रचना है ये? सूर्यकांत निर्वाला त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है 25, देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। कौन नहीं है? अज्ञे हैं। ठीक है, नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है, ये सब क्या है? प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? बी हो जाएगा, अंधेरे में। ठीक है, मुक्तिबोध अंधेरे में कविता के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी कृति है दोस्तों? मुक्तिबोध की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भूल गलती कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्तिबोध ने लिखी। 30 है, कमायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। 31 है दोस्तों, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? बी देखिए, अंधेरे में। ठीक है,
क्वेश्चन 32 है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो ए हो जाएगा, जन्मदिन की धूप में। आइए दोस्तों आगे। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत, इतिहास और संस्कृति। ठीक है, इस किताब को क्या किया गया था? प्रतिबंधित। 34, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? अवधी में है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, त्रिधारा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 37 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? सी वाला हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है कौन सी? कुरुक्षेत्र। इसको क्या कहा गया है? आधुनिक युग की गीता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 39 है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? बी ऑप्शन। ठीक है, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 40, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, और जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। 41, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? कुमकुम। ठीक है, 1930 में 36 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक बताना है, तो शंभुनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रयोगवाद शुरू होता है अब। ठीक है, छायावाद हो गया आज की क्लास में, और प्रगतिवाद अब हमारा क्या है? प्रयोगवाद। चलिए देखना शुरू करिए। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन यह साधन है या कथन किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद। ठीक है, किसने कहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक भूमिका में लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सी देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? सी देखिए, नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, नए रास्ते खोजना। क्वेश्चन 4 है, देखिए दोस्तों, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? किसने किया? अस्तित्ववाद ने। बहुत अच्छा है दोस्तों प्रश्न ये। चलिए देखिए, प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1956-54 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में ये नई वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते हैं, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एक अधिकार था। अज्ञेय ने से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। नई कविता काव्यधारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद के प्रभावित थी, अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। डी वाला असत्य है। देखिए, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया। प्रयोगवाद कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। चलिए आगे देखिए,
प्रयोगवादी कविताओं की रचनाएं किस सप्तक से संग्रहित है? तो ए हो जाएगा तार सप्तक। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों में को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञेय ने कहा था। ठीक है। 9वां प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका बताना है कौन सी है? कौन सी है? तार सप्तक। ठीक है, याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, बाकी ये तीनों आपके हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? बी वाला देखिए शमशेर बहादुर सिंह। सेम क्वेश्चन यहाँ भी देखिए दोस्तों, श्यामधारी सिंह दिनकर क्या है? तार सप्तक में शामिल नहीं। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन ये शामिल है। ठीक है। चलिए 13, भवानी प्रसाद मिश्रा की कविताएं किस सप्तक में है? बी देखिए दूसरे सप्तक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? मुक्ति बोध। ठीक है, बाकी ये लोग थे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं बताना है। तो रघुवीर सहाय हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का प्रश्न दोस्तों, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? देखिए इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सी है शकुंतला माथुर। ठीक है दोस्तों, शकुंतला माथुर। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो तीसरे हो जाएगा। ठीक है। देखिए चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? सुषमा राजे। तार सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन वर्ष देखिए दोस्तों 1943 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक का संकलन वर्ष क्या है? 1943। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? देखिए रघुवर सहाय। कौन हो जाएगा? रघुवर सहाय। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, वही क्वेश्चन ये भी है। चलिए 26 देखिए, नेकवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोई नहीं तो कोई नहीं। ठीक है। दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुछ गलती हुई हो तो माफ करिएगा। ओके, तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। चलिए 27 देखिए, नकेनवाद नामक साप्ताहिक आंदोलन के अग्रणी हैं नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही। देखिए 28 है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में भी और यहाँ आंसर में भी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करके हम बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन प्रापदवाद से संबंधित नहीं है? तो बी देखिए प्रताप नारायण त्रिपाठी। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किसमें है? प्रयोगवाद में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों हमारा आता है नई कविता। क्या आता है? नई कविता। दोस्तों बस फिनिश हो रहा है आज की क्लास, 5 मिनट और होगी बस। ठीक है, चलिए देखिए, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें भी क्लियरिटी नहीं है दोस्तों। प्रश्न आया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण, ऑप्शन ए आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये है यथार्थवादी दृष्टि, मतलब नई कविता के लक्षण। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नई कविता की पत्रिका का प्रकाशन बी 1954 में आरंभ हुआ। चौथा प्रश्न है,
डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन अभी हमने पढ़ लिया 1954। ठीक है, चलिए दोस्तों खत्म हो रहा है ये क्लास। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, डी देखिए सभी हो जाएगा इसमें दोस्तों। बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। ठीक है, सभी हो जाएगा। अगला है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है, ए हो जाएगा आपका नई कविता की। ठीक है, 7वां नंबर है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है आपका राजेंद्र यादव जी का। ठीक है, चलिए दोस्तों इस तरह से आपका आज हमने आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, ठीक है, प्रयोगवाद, नई कविता, सारी चीज़ें फिनिश कर ली हैं जितने टॉपिक थे। अगला चैप्टर दोस्तों हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ेंगे, निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।